हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुप स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है द्रव्य स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिएगा, ये लेसन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के हिसाब से, तो इसलिए हम लोग जो बाकी दो चैप्टर हैं उनको छोड़कर पहले ये चैप्टर पढ़ेंगे। और मैंने पहले भी एक वीडियो में बता दिया है कि ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, फिर जो बचे हुए चैप्टर होंगे उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग का चैप्टर है अध्याय नंबर 8। तो इसको पढ़ते हैं। देखिए, इसमें का फर्स्ट टॉपिक है लेसन नंबर 8 का पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में। ठीक है, प्रेशर। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे दाब कि दाब होता क्या है, इसका यूनिट्स क्या होता है, किन किन बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, जो देखिए दाब भी बहुत एक चर्चित शब्द है। आप लोग इंजीनियरिंग में इसका बड़ा ही योगदान है। देखे होंगे कि आजकल जितनी भी मशीनें बन रही है ज़्यादातर प्रेशर पे काम कर रही हैं, तो जो प्रेशर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो समझिए प्रेशर होता क्या है। तो देखिए, प्रेशर क्या होता है? जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वह किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के बराबर होता है। ठीक, जो दाब होता है वो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के बराबर होता है। ये होता है हम लोग का क्या? प्रेशर। तो प्रेशर की डिफिनीशन कैसे देंगे? तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर। यानी किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल की मात्रा को ही क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेशर। अब इसकी यूनिट देख लीजिए क्या होती है। यूनिट देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। एरिया, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है भाई? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। चौड़ाई भी मीटर में, तो क्या देता है? मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया का मात्रक निकल के आएगा वो क्या आएगा? क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। तो जो ये है दाब, इसका मात्रक क्या निकल के आया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको एक शब्द में क्या हम लोग बोलते हैं? पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। ठीक, यानी जो दाब का मात्रक होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसका नाम क्या है? पास्कल। पास्कल क्या है? दाब का मात्रक है। या इसको ऐसे भी दे देता है क्या? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है? दाब क्या होता है, दाब का मात्रक क्या होता है? तो जो दाब होता है किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल की मात्रा को क्या बोलते हैं हम लोग? दाब बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? पास्कल। क्या होता है? पास्कल। चलिए थोड़ा इस फार्मूले से हम लोग एक देखें। तो जो दाब होता है वो बल के क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक, यानी बल जितना लगाएंगे दाब उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और फिर और देखें तो जो दाब है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? ए के। ठीक, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है क्या? दाब। यानी एरिया जितना कम होगा दाब उतना ज़्यादा लगेगा, एरिया जितना अधिक होगा दाब क्या होगा? उतना कम लगेगा। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए यहीं पेन है, इसको मैं अपने हाथ पे ऐसे चुभाऊँ तो ज़्यादा नहीं, मतलब इस पर बल लगा रहा हूँ तो इस पर प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका एरिया क्या है? कम है। लेकिन इसी में मान लीजिए मैं ये पेन ले लूँ, इसका देखिए ये आगे का सिरा नुकीला है, इसका एरिया बहुत ही कम है, और तब मैं इस पर फोर्स लगाऊँ तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, यानी चुभने जैसे महसूस होगा आपको। लेकिन यहीं पे इसका यूज़ करूँ तो इसका एरिया, इसके आगे का एरिया क्या है? ज़्यादा है, और इस पर बल लगाएं, बल उतना ही लगाएं तो प्रेशर, देखिए प्रेशर में अंतर पड़ जाएगा। बल सेम है, इस पर भी इसका एरिया इतना है, बल सेम लगा रहा हूँ, प्रेशर कम पड़ रहा है। इसका एरिया कम है, बल उतना ही लगाऊंगा तो इस पर क्या करेगा? प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए जो प्रेशर होता है एरिया पे ज़्यादा डिपेंड करता है। यदि एरिया कम रहेगा, उसका क्षेत्रफल कम रहेगा, तो उस पर प्रेशर क्या होगा? कम। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। इतना क्लियर है?
देखे होंगे आप लोग, रेल की पटरियों का निचला हिस्सा क्या होता है, चौड़ा होता है, ऊपरा हिस्सा क्या होता है, पतला होता है। क्यों भाई, वहीं प्रेशर को कम करने के लिए। नहीं तो नीचे का पतला बना दिया जाए और ऊपर ट्रेन चले तो वो होने लगेगा, नीचे उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो धंसने लगेगा। ठीक है, तो एरिया ज़्यादा करने से प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एरिया को कम करने से प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इतना समझिएगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन को, तो जो प्रेशर होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर चलते हैं इसके अगले टॉपिक पे, यानी द्रव के तल से h गहराई पर दाब। यानी ये तो दाब हो गया कि दाब क्या होता है, दाब का फार्मूला क्या होता है, किस बात पे निर्भर करता है। अब दाब को किसी द्रव के तल से h गहराई के नीचे जाने पे वहाँ पे दाब में क्या अंतर होगा, वहाँ पे दाब कितना होगा, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक समझाते हैं। तो समझिएगा, द्रव तल से h गहराई पर दाब, यानी द्रव में उसके तल से h गहराई तक नीचे जाएं तो वहाँ पे दाब क्या लगेगा। ठीक है, वहाँ पे दाब की मात्रा कितनी होगी उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, जो P बराबर होता है वो क्या होता है, F बाई ए इतना होता है। बल के फार्मूले से आप लोग पढ़े होंगे, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक ना। बल के फार्मूले से पढ़े होंगे आप लोग क्या, m इंटू ए, लेकिन यहाँ पे हम लोग g लेंगे, a की जगह पे क्या लेंगे, g लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। ठीक है, तो a के स्थान पे क्या लेंगे हम लोग क्या लेंगे, g। तो F बराबर क्या होगा, m इंटू जी, क्या होगा, m इंटू जी। तो चलिए F का मान इसमें रखिए, तो क्या हो जाएगा, P बराबर कितना आ जाएगा, m इंटू जी अपान ए। ठीक, ए, इतना समझिएगा। अब जो पदार्थ है जिस जल में रखा है, इधर चित्र द्वारा समझ लीजिए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसी को हम लोग द्रव में डुबो रहे हैं, ठीक ना। इसी को क्या कर रहे हैं हम लोग, द्रव में डुबो रहे हैं, ऐसे। ये द्रव है, ये क्या है, द्रव है। इस द्रव का घनत्व जो है वो क्या है, d है। क्या है, d है। इसका ये एरिया है और ये इसकी ये ऊंचाई है। ठीक, ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो जो पदार्थ को हम लोग द्रव में डुबोए हैं उसका घनत्व क्या है, d है, और उस पदार्थ का ये एरिया है और ये क्या है, इसकी हाइट है। इतना क्लियर है। इसी को हम लोग द्रव तल से h गहराई में ले जाने पर कितना इस पे दाब काम करेगा, उसी की हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे। ठीक, तो देखिए इतना क्लियर है। F बराबर क्या होता है, F बाई ए, जहाँ से F बराबर क्या निकाले हम लोग, m इंटू जी। इसी का मान रखे हैं क्या, पे प्रेशर वाले फार्मूले में। तो क्या हो गया है, F बराबर m इंटू जी अपॉन ए। अब देखिएगा घनत्व के फार्मूले से, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में क्या होता है, आयतन। यही होता है ना, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ से द्रव्यमान निकाले, तो कितना हो जाएगा भाई, घनत्व गुणे क्या हो जाएगा, आयतन। घनत्व गुणे क्या हो जाएगा, आयतन। यानी द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं, m से, घनत्व को किससे, d से, आयतन को किससे, v से। तो m का मान जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, d इंटू v। तो चलिए यहाँ पे m का मान रख देते हैं। m का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा, d इंटू v, इसका g बचा है, g अपान ए। क्या हो गया, g अपान ए। इतना क्लियर है। अब देखिए ये वॉल्यूम है, आयतन। तो आयतन इस पदार्थ का कितना होगा भाई, तो एरिया गुणे ऊंचाई, इसका क्या होगा, आयतन होगा। इसका एरिया में इसके ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो उसका पूरा आयतन निकल जाएगा। तो चलिए v की जगह पे क्या लिख सकते हैं, उसका आयतन कितना होगा,
तो A इंटू एच के बराबर होगा। कितना होगा? A इंटू एच के। तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा? P बराबर क्या आ जाएगा? D की जगह पे क्या लिखेंगे? A इंटू एच और क्या बचा है? G अब बट्टा में A से A कैंसिल हो जाएगा। तो जो यहाँ से P का मान निकल के आएगा, जो हम लोग का प्रेशर लगेगा H गहराई में किसी द्रव के तल से H गहराई पे किसी वस्तु पे जो प्रेशर लगेगा वो कितना आ जाएगा? P बराबर DHG। कितना आ जाएगा? DHG। ठीक, कितना आ जाएगा? DHG। इतना क्लियर है? किसी द्रव के तल से H गहराई पर जो दाब होता है वो कितना होता है? P बराबर DHG। D क्या है? तो उस द्रव का घनत्व है। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे D जो क्या है? घनत्व है। H क्या है? गहराई है। और G क्या है? तो गुरुत्वी क्या है? त्वरण है। ठीक, गुरुत्वी क्या है? त्वरण है। इसका मान कितना लेंगे? 10 या 9.8। ऐसे स्पेशली कितना लेते हैं हम लोग? 10 लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स करते समय G का मान देगा कि इतना रखिए या इतना रखिए। अगर नहीं देता है तो आप 10 रखिए, ठीक ना। ये नहीं तो आंसर के हिसाब से 9.8 भी रखता है। अगर पॉइंट में आए हो तो 9.8 रखिए, नहीं तो स्पेशली हम लोग क्या रखते हैं? G का मान 10 रखते हैं। कब? गहराई में जब जाते हैं तब के लिए। ठीक ना। तो ये होता है ठीक दाब कब? H गहराई में, किसी द्रव में H गहराई पर जो दाब होता है वो DHG होता है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो नोट करिएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। पास्कल का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग का पास्कल का नियम। देखिए द्रव का मात्रक क्या आया था? दाब का मात्रक क्या था? पास्कल। क्योंकि दाब के बारे में पास्कल नहीं बताया था। ठीक है, कि दाब जो क्या होता है, इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, तो इसलिए उनके नाम पे ही उसका मात्रक रखा गया पास्कल। तो उन्होंने कुछ नियम भी दिए थे दाब से रिलेटेड, तो उसको बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक ना, तो इसको नोट करिए। फिर पढ़ते हैं। देखिएगा पास्कल का नियम, यानी पास्कल का नियम में क्या बताए थे पास्कल ने? तो पास्कल जी ने कहा था कि यदि किसी द्रव पे गुरुत्वीय त्वरण नगण्य हो, ठीक है, यानी किसी द्रव पे G का मान क्या हो? नगण्य हो, तो उस पर जो हम लोग दाब लगाएंगे, किसी एक बिंदु पे दाब लगाएंगे, तो वह जो दाब होगा उस पूरे द्रव के हर एक बिंदु पे और जिस पात्र में रखा होगा उसकी दीवार पे समान रूप से कार्य करेगा। क्या करेगा? समान रूप से कार्य करेगा। समझिएगा कैसे? जैसे मान लीजिए कोई ये द्रव है, ठीक, इसमें कोई वस्तु रखी है, ठीक, चाहे ये जो द्रव है किसी पात्र में रखा हुआ है, ठीक ना। ये जो द्रव है, जैसे ऐसे पात्र ले लीजिए, कैसा भी, ठीक। तो उन्होंने क्या बताया था कि किसी द्रव का जो गुरुत्वीय त्वरण है G का मान नगण्य माने यानी 0 माने, तब किसी वस्तु पे जब कोई भी दाब लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं किसी एक बिंदु पे, ठीक, किसी एक बिंदु पे जितना प्रेशर लगाएंगे, जितना दाब लगाएंगे, वह इस द्रव के प्रत्येक बिंदु तथा इस द्रव की दीवारों पे क्या होता है? समान रूप से कार्य करता है। यानी जितना यहाँ पे दाब लगेगा, वहाँ इस पदार्थ में हर एक बिंदु पे क्या होगा? उतना ही मात्रा का क्या लगेगा? दाब लगेगा। किसके अनुसार भाई? पास्कल के नियम के अनुसार। उन्होंने क्या बताया कि किसी वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको नगण्य माने, तो उस द्रव के किसी एक पार्ट पे लगाया गया दाब उस द्रव के हर एक बिंदु तथा उस बर्तन की दीवार पे समान रूप से संचित करता है। यानी जितना बल वहाँ पे लगाएंगे, जितना दाब वहाँ पे लगेगा, वो उस द्रव के या उस पदार्थ के हर बिंदु पे लगेगा, ठीक है ना। तो पास्कल के नियम का बहुत ही अनुप्रयोग है, ठीक है, जिसमें से एक अनुप्रयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के। क्या है वो? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत।
ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत किस पे आधारित है भाई? पास्कल के नियम पे ही आधारित है। तो उसको समझ लेते हैं कि उसमें कैसे कार्य करता है किसका? पास्कल का नियम। तो मैं चित्र बनाता हूँ उसका, हाइड्रोलिक लिफ्ट का। तो देखिएगा, यही है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। आप लोग देखे होंगे जो गाड़ी लोग धोते हैं, किसी एक मशीन होती है जिसपे प्रेशर से उस गाड़ी को ऊपर कर लेते हैं और उस गाड़ी के सारे पार्ट को धो लेते हैं। तो जी हाँ, वही है क्या? हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो काम करते हैं किस पे करता है? द्रव पे करता है। किससे करता है? द्रव पे। या एक और देखे होंगे यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो चलती हैं कि छोटे छोटे बच्चे क्या बनाते हैं? जेसीबी बनाते हैं इंजेक्शन को लेकर। तो उसमें देखे होंगे कि उनके जो पाइप होते हैं उसमें द्रव भरते हैं, ठीक है। तो एक जगह प्रेशर लगाते हैं तो वो उतना ही प्रेशर से दूसरी जगह क्या करता है? काम करता है। तो यही होता है क्या? हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। यही है, यही पास्कल का नियम भी है, ठीक है। पास्कल का नियम देखिए इस पे कार्य कैसे करता है। देखिए इस वाले पोर्शन पे हम लोग क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, ठीक। इस वाले पोर्शन पे क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। इस द्रव पे जी का मान नगण्य, ठीक है ना। पास्कल के नियम से इस पे जी का मान नगण्य काम कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे बल लगाएंगे तो यहाँ पे जितना दाब क्रिएट होगा उतना ही दाब यहाँ पे लगेगा, इस बी वाले पोर्शन पे लगेगा। यानी जितना दाब इस पिस्टन पे लगेगा उतना ही दाब कितना बी वाले पिस्टन पे क्या होगा? अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे जो होता है कम दाब कम बल लगा कर ही इस बड़ी बड़ी भारी भारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर के माध्यम से क्या करते हैं? उठा लेते हैं। तो देखिए क्या होता है इस कंडीशन में। तो क्या होता है कि यहाँ पे कम ही बल लगा के हम लोग यहाँ पे कम ही बल लगा के बड़े बड़े चीज़ों को हम लोग भारी भारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं? उठा लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे कार्य करता है ये, जो P बराबर क्या होता है? F अपान A होता है ना। तो यहाँ से F की मात्रा निकाले तो क्या हो जाएगा? P इंटू A। क्या हो जाएगा? P इंटू A। फिर देखिए यहाँ पे कितना दाब लग रहा है, ये फार्मूला निकाले हैं पहले तो हम लोग किसे? दाब से। देखिए तो यहाँ पे कितना दाब लगेगा भाई? दाब कितना लगेगा? एरिया A1 है, बल कितना लग रहा है? P। तो यहाँ पे दाब कितना लगेगा? तो F अपान A1। कितना दाब लगेगा? F अपान A1। तो यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई हुआ? यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई हुआ? तो F अपान A1 इंटू A। इस वाले पिस्टन पे कितना फोर्स काम किया? F अपान A1 इंटू A। कितना काम किया? F अपान A1 इंटू A। तो यहाँ से निकालें तो कितना हो जाएगा? इनका अनुपात निकाले एरिया का तो कितना हो जाएगा? A अपान A1, ठीक। तो देखिए यदि A1 का क्षेत्रफल तो इसका अनुपात निकाले A और A1 का तो कितना आ जाएगा? A अपान A1, ये जो F है इसमें क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। तो कितना निकल गया है? A अपान A1 इंटू F। तो देखिए इस यहाँ से कंडीशन क्या निकल के आती है जी? A का मान ज़्यादा अधिक होगा किससे? A1 से। यानी A वेरी वेरी ग्रेटर देन A1। तो जो F का मान होगा वो भी ज़्यादा होगा किससे? T से, टेंशन से, ठीक। किससे होगा? T से, तनाव से, पृष्ठ तनाव से। तो क्या होता है कि इस कारण यहाँ पे कम ही बल लगा के हम लोग थोड़ा सा ही बल लगा के और भारी भारी चीज़ों को क्या करते हैं? हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। उसको ऊपर तक उठा देते हैं, ठीक है। तो यही है हम लोग का क्या? पास्कल का नियम, जिसमें का उदाहरण था क्या? हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है? तो कम ही बल लगा के हम लोग भारी भारी चीज़ों को उठा लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए पढ़ते हैं मैनोमीटर यानी दाबांतर मापी यंत्र की तरफ, ठीक है। कि दाब के अंतर को मापने वाले यंत्र कैसे हैं, क्या क्या होते हैं, दाब को मापने वाले यंत्र क्या क्या होते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर पढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक के बारे में, दाब मापी यंत्र अथवा मैनोमीटर। तो देखिएगा दबांतर मापी अथवा मैनोमीटर क्या होता है, ठीक। इसमें दाब को कैसे मापते हैं?
तो ये जो यंत्र है ये यू आकार का होता है, एक यू आकार का यंत्र होता है ऐसा, वो भी किसका होता है, कांच का बना होता है। किसका बनाता है, कांच का, जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं, खुले होते हैं। जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं, खुले होते हैं। और इसके सिरों पे जो वायुमंडलीय दाब होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। जिसके सिरे पे वायुमंडलीय दाब है, उससे पी नॉट से प्रदर्शित कर रहे हैं, वो क्या होता है, दोनों सिरों पे क्या होता है, बराबर होता है। दोनों सिरों पे बराबर होता है। इसलिए जो इस नली में द्रव रखा होता है, इसके मध्य जो द्रव रखा होता है, उसका जो तल है वो क्या होता है, समान बना रहता है। क्या होता है, समान बना होता है। तो दाबांतर मापी क्या होता है, तो ये यू आकार की एक कांच की नली होती है, जिसके मध्य में कुछ, जिसके आधे भाग में द्रव भरा रहता है और इसके दोनों सिरे खुले होते हैं। और हर सिरों पे जो वायुमंडलीय दाब है, जो इसका दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यानी इस नली के प्रत्येक सिरों पे जो वायुमंडलीय दाब होता है, जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और दोनों सिरों पे जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या होता है, सेम होता है। इसलिए इसमें जो द्रव भरा रहता है उसका तल क्या होता है, समान बना रहता है। क्या रहता है, समान बना रहता है। अब देखिए, अब जब किसी दूसरे द्रव का दाब मापना होता है तो क्या करते हैं कि इस यंत्र में किसी एक सिरे में क्या करते हैं, उस द्रव को जोड़ देते हैं और उसके बाद से उस द्रव का वायुमंडलीय दाब कितना है, अधिक है, कम है, उसके हिसाब से द्रव तल ऊपर नीचे होता है और फिर उसी का अंतर को हम लोग क्या करते हैं, गणना कर लेते हैं। तो इसलिए इस तरह हम लोग क्या निकालते हैं, किसी द्रव के दाब में कितना अंतर आ रहा है, ठीक है, उसको निकालते हैं। तो देखिए क्या होता है, कैसे निकालते हैं। मान लीजिए जिस किसी द्रव का निकालना हो दाब, तो क्या करते हैं कि उसको इस यंत्र में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मान लीजिए इस वाले पोर्शन में हम लोग क्या करिए, जोड़ दिए, ठीक, क्या किए, जोड़ दिए। देखिए कंडीशन क्या होती है कि यदि इस द्रव का जो दाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, क्या होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, तो जो इस वाली भुजा का जो द्रव तल है वो नीचे गिर जाता है। क्या होता है, नीचे गिर जाता है। और इस वाले जो द्रव का तल है वो ऊपर उठ जाता है। कब, जब इस द्रव का वाष्प दाब क्या हो, वायुमंडलीय दाब से अधिक हो। तब क्या होता है, इसका वायुमंडलीय दाब से अधिक हो तो क्या होता है, ये जो तल है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, नीचे कुछ आ जाएगा, और जो यहाँ का तल है ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। कब होगा ऐसा, जब जिस द्रव का दाब नापना हो उसका दाब क्या हो, वायुमंडलीय दाब से अधिक हो। ठीक, वायुमंडलीय दाब से क्या हो, अधिक हो, तो उसका जो द्रव तल है इस नली में क्या होती है, नीचे गिर जाती है, और इस नली में क्या होता है, ऊपर चला जाता है। मान लीजिए कहाँ तक चला गया, सी तक। ठीक, ये क्या हो गई, फर्स्ट कंडीशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ कि इस द्रव का जो वाष्प दाब था वो क्या था, वायुमंडलीय दाब से अधिक था। इतना क्लियर है। अब क्या होता है, यहीं दूसरी कंडीशन में देख लीजिए कि अब इसका जो इस द्रव का वाष्प है वो क्या है, वायुमंडलीय दाब से कम होगा तो क्या होगा, देखिएगा, कम होगा तो जो इस नली का जो द्रव तल है वो नीचे गिर जाएगा और इस तली का जो द्रव तल है वो क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए दोनों द्रव पे क्या, दोनों सिरों पे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। देखिए जब इधर से वायुमंडलीय दाब अधिक, इसका जो दाब था वायुमंडलीय दाब से अधिक था, तो इधर पे अब ज़्यादा दाब लगेगा ना, तो इधर का जो इधर का जो तल है वो नीचे गिर जाएगा, इधर का तल क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में यदि इसका वायुमंडलीय दाब, अरे इसका जो दाब है वायुमंडलीय दाब से कम होगा, तो कम होगा तो जब इधर का जो वायुमंडलीय दाब है अभी ज़्यादा होने लगेगा ना, तब ये इधर से प्रेशर डालेगा तो इधर का जो द्रव तल है वो नीचे गिर जाता है और इधर का द्रव तल ऊपर उठ जाता है। समझ में आया इतना। तो देखिए दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में कि इस द्रव का मान लीजिए क्या है, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से क्या है, कम है, क्या है, कम है, तो क्या होगा, जो इसमें का द्रव है उसका द्रव तल नीचे हो जाएगा और जो यहाँ का जो द्रव तल था
ठीक, यहाँ का जो द्रव तल था वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। दोनों कंडीशन समझ में आई। वायुमंडलीय दाब से जैसे कम हो रहा है तो कहाँ कैसे गिर रहा है, ये समझ में आया। अब वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा तो इस वाली तली का जो जिधर जोड़े रहेंगे, जिस बर्तन को, जिस पात्र को, उसका जो उस वाली नली का क्या होगा, द्रव नीचे गिर जाएगा, दूसरी तरफ का ऊपर हो जाएगा। जब कम होगा तो क्या होगा, दूसरी साइड वाले का द्रव तल नीचे गिर जाएगा और जिसमें जुड़ा होगा उस वाले साइड का क्या होगा, वो ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सी बिंदु था, ये ए था ना, ये बी था, अब ये सी यहाँ पे आ गया। ठीक, सी यहाँ पे, इतना समझ में आया। अब देखिए पहले चित्र के लिए, पहले चित्र में क्या होगा कि जो दाब लग रहा है इसमें, ये ऊंचाई h ऊंचाई पे पहुंच जा रहा है द्रव का तल, ठीक है, यहाँ पे भी h ऊंचाई पे। तो देखिए पहली कंडीशन में क्या होगा कि जो इसमें जो दाब लगेगा, इसमें जो दाब लगेगा वो जो होगा किसके किसके बराबर होगा भाई, तो P नॉट के, क्योंकि यहाँ पे भी P नॉट लगा था, उसके बराबर। और इस द्रव द्वारा जितना दाब लगा है, कितना लगा है भाई, यहीं से नहीं यहाँ तक चढ़ा गया है, बी पे था इसका द्रव तल, तो कहाँ पे चला गया है, h ऊंचाई पे सी बिंदु पे चला गया है, तो उतना दाब लगेगा। टोटल दाब कितना हो जाएगा, तो P नॉट प्लस इतना वाला दाब। तो इतने दाब के लिए हम लोग पिछले टॉपिक में h ऊंचाई तक या h गहराई तक के लिए जो दाब निकाले थे वो कितना आया था, तो DHG इतना ही आया था ना, HDG या GHD। तो ये जो फर्स्ट वाले कंडीशन में लगेगा उसकी दाब कितना, उसमें दाब कितना हो जाएगा, तो P नॉट प्लस HGHD या DH जो भी हो, यानी यही होता है ना, DHG। इतना हो गया। अब दूसरी कंडीशन में कितना दाब लगेगा भाई, तो दूसरी कंडीशन में जो दाब लगेगा वो जो दाब होगा इसके और इसके अंतर, ये जो अंतर होगा उसके बराबर होगा। ठीक, यानी यहाँ पे जो दाब लगेगा इस वाली कंडीशन में P प्लस यहाँ पे कितना लगेगा, DHG। ये बराबर किसके होगा, इधर अकेले कार्य क्या कर रहा है, P नोट कार्य कर रहा है ना, यहाँ पे P नोट कार्य कर रहा है, वायुमंडलीय दाब का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब होगा, यहाँ पे लगाए गए दाब और यहाँ से जो ऊपर उठा है उतने पे लगा दाब क्या होगा, बराबर होगा किसके, वायुमंडलीय दाब के। तो यहाँ से P का मान निकालेंगे, यहाँ से P का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस DHG। कितना निकल के आ जाएगा, DHG। ठीक, कितना निकल के आ गया, DHG। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में कितना दाब था, P प्लस DHG, और दूसरी कंडीशन में कितना निकल के आ गया, P नॉट माइनस DHG। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, नोट करिएगा। फिर पढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। देखिएगा अगला टॉपिक है द्रव दाब के नियम। क्या है, द्रव दाब के नियम। द्रव दाब के नियम, देखिए भाई द्रव दाब के नियम क्या क्या हैं, तो उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए द्रव दाब के नियम में पहला नियम है कि द्रव बर्तन की दीवार के प्रत्येक बिंदु पर बाहर की ओर दाब डालता है। समझिएगा, जो द्रव दाब के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु में कोई द्रव रखा है, ठीक, किसी वस्तु में जो द्रव रखा है, तो वो जो दाब लगाएगा वो इस बर्तन के किधर लगाएगा, बाहर की तरफ लगाता है, यानी इसकी दीवारों से बाहर की तरफ दाब लगाता है। ठीक, क्या लगाता है, बाहर की तरफ। देखिए फिर से सुन लीजिए पहले को, जो द्रव बर्तन की दीवार के प्रत्येक बिंदु पर बाहर की ओर दाब डालता है, वहीं जो ये द्रव है जिस पात्र में रखा होगा उसके बाहर की तरफ, यानी उसके प्रत्येक बिंदु पर जैसे मान कहाँ डालेगा, बाहर की तरफ, ये नहीं कि अंदर की तरफ नहीं, उसके बाहर की तरफ दाब डालता है। इतना क्लियर है। दूसरा क्या कह रहा है कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव दाब द्रव के स्वतंत्र तल से उस बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। देखिएगा, इसको समझिएगा। मान जिस पात्र में रखा हुआ है द्रव, तो कह रहा है
कि जो किसी बिंदु पे द्रव के अंदर किसी बिंदु पे जो द्रव दाब होता है वह द्रव के स्वतंत्र तल से उस बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। ठीक, मान लीजिए इसका यहाँ पे स्वतंत्र तल है, यहाँ पे इस वाले बिंदु पे हम लोग दाब निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जितना जो द्रव दाब लगेगा यहाँ पे वो क्या होता है, तो यहाँ से जो ऊंचाई होती है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या, यहाँ पे इस बिंदु पे लगने वाला दाब, यानी हर बिंदु पे जो दाब लगेगा यहाँ से जो उसकी ऊंचाई होगी, जितनी भी ऊंचाई होगी उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी ऊंचाई जितना, यहाँ जितना ऊंचाई बढ़ेगा दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इनके बीच की जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी वहाँ पे क्या होगा, दाब बढ़ता जाएगा। ऊंचाई कम होती जाएगी, दाब कम होता जाएगा। इतना क्लियर है। देखिए अगला क्या है कि स्थिर द्रव में क्या, द्रव क्या हो, स्थिर हो, तो स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित प्रत्येक बिंदु पर द्रव दाब समान होता है। इसको समझिएगा। ये तो पहला था, ये दूसरा है। ठीक, तीसरे के बारे में समझिएगा क्या कह रहा है तीसरा। तो कह रहा है किसी पात्र में द्रव रखा है, ठीक, किसी पात्र में द्रव रखा है, तो उसके क्षैतिज तल में, मान लीजिए मैं एक क्षैतिज तल ऐसे खींच दूं सीध में, तो उस सीध में जितने भी द्रव के कण होंगे, ठीक, उस सीध में जितने भी द्रव के कण होंगे, इस पे जो दाब लगेगा, ठीक, इस पे जो दाब लगेगा वो सारे दाब की मात्रा क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, यानी हर बिंदु पे क्या होगा, समान दाब लगेगा। क्यों भाई, देखिए दूसरे कंडीशन में बोल रहा था ना कि इसके स्वतंत्र तल से जो दाब होता है उसकी ऊंचाई के गहराई के समानुपाती होता है। तो मान लीजिए जैसे गहराई बढ़ेगी वहाँ पे दाब कुछ और हो जाएगा, गहराई घटेगी तो वहाँ पे कुछ दाब कम हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही इसकी ऊंचाई घटती बढ़ती रहेगी तो दाब कम होता रहेगा। लेकिन कह रहा है क्षैतिज तल में, यानी अब यहाँ से जो स्वतंत्र तल से गहराई होगी वो हर जगह समान होगी, हर जगह समान होगी, इसलिए जो दाब होता है वो समान होता है। क्या होता है, समान होता है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तीसरा टॉपिक क्लियर है, यानी तीसरा नियम से क्लियर है द्रव दाब का। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। देखिए चौथा नियम क्या कहता है कि स्थिर द्रव के किसी बिंदु पर द्रव दाब सभी दिशाओं में समान होता है। अब इसी पे समझिए। अब तो ये क्षैतिज तल पे स्थित हर बिंदु पे दाब समान था। अब ये कह रहा है चौथे में कि ये जो स्थिर वस्तु, स्थिर द्रव में जो एक हर बिंदु पे जो द्रव होता है, द्रव दाब होता है, क्या होता है, किसी बिंदु पे जो द्रव दाब होता है सभी दिशाओं में समान होता है। क्या होता है, सभी दिशाओं में। यानी मान लीजिए यहाँ ये द्रव है, ये चौथी कंडीशन है, इस पात्र में ये द्रव रखा हुआ है, ठीक। तो मान लीजिए इस बिंदु पे जो दाब लग रहा है तो इसे कह रहा है कि इधर जो हर दिशाओं में क्या करेगा, समान दाब आरोपित करेगा। यानी इस बिंदु पे जितना दाब होगा वो उतना ही दाब हर दिशा में लगाएगा। ठीक है, क्या लगाएगा, हर दिशा में लगाएगा। यानी सभी दिशाओं में समान होता है उसका क्या, द्रव दाब। यानी इस द्रव के हर कण में, हर कण पे जो दाब लगेगा वो सभी दिशाओं में क्या होगा, समान दाब आरोपित करेगा। हर बिंदु क्या होगा, सभी दिशाओं में समान दाब आरोपित करेगा। देखिएगा इसका लास्ट नियम क्या है, द्रव दाब का लास्ट नियम क्या है कि समान गहराई पर द्रव दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है तथा विभिन्न द्रवों का द्रव दाब द्रव के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिएगा इसको समझिएगा, इसके पांचवें कंडीशन को कह रहा है कि जो द्रव होता है, जिस द्रव यानी जो द्रव होता है उस पे जो द्रव दाब लगता है उस द्रव के घनत्व पे क्या होता है, निर्भर करता है। क्या होता है, निर्भर करता है। भाई हम लोग पिछले पढ़े भी हैं कि जो दाब होता है वो HdG होता है, इसमें घनत्व आया ना, तो ये घनत्व पे निर्भर करता है क्या, दाब। किसी भी द्रव में जो द्रव दाब होता है उस वस्तु के घनत्व पे निर्भर करता है। इतना क्लियर है। कह रहा है कि विभिन्न द्रवों का द्रव दाब द्रव के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे भी देखिए, ये तो एकदम सीध में है ना, गुणे में भी है, कोई बट्टा में आता है तब व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती समझिएगा।
जब भी व्युत्क्रमानुपाती का बात करेगा तो वो उसका मतलब वो बटे में होगा, और समानुपाती का मतलब ऊपर ही होगा। तो यहाँ से भी क्लियर है कि जो दाब होता है वो घनत्व के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जो विभिन्न किसी प्रकार का भी द्रव हो उसका घनत्व अलग अलग हो तो उसमें जो द्रव दाब होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो द्रव दाब होता है वो समानुपाती होता है किसके, जो द्रव दाब होता है वो समानुपाती होता है किसके, घनत्व के। ठीक, किसके होता है, घनत्व के। क्या होता है भाई, तो जो द्रव दाब होता है वो घनत्व के समानुपाती होता है। क्यों, क्योंकि जो द्रव दाब होता है वो द्रव के घनत्व पे निर्भर करता है। यदि घनत्व अलग अलग होगा तो उसमें जो द्रव दाब होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये द्रव दाब के नियम समझ में आया, सबको समझ में आया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।